हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पैरागॉन क्लासेस। आज के हमारे लेक्चर में क्लास 12th के लिए हम जो चैप्टर ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके थे ऑल्टरनेटिंग करंट, उसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अब तक आपको ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, कैसे फ्लो करता है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट, पीक वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट, मीन वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट, वर्चुअल वैल्यू जिसको आरएमएस वैल्यू भी बोलते हैं ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट पढ़ा दिया गया है, और उनके मीन वैल्यू और पीक वैल्यू के बीच का रिलेशन बिटवीन मीन वैल्यू एंड पीक वैल्यू, रिलेशन बिटवीन वर्चुअल वैल्यू एंड पीक वैल्यू, ये भी हमने कर लिया था। अब हम आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो आपके सामने है। जो आपके सामने दिख रहा है टॉपिक, ये है रेजिस्टर कनेक्टेड इन एसी सर्किट। रेजिस्टर वो डिवाइस या वो कंपोनेंट कहना चाहिए, वो चीज जिसमें रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस ऑफर करता है। जो कैपेसिटेंस ऑफर करता है वो कैपेसिटर, जो इंडक्टेंस ऑफर करता है वो इंडक्टर। आज तक हमने जो सर्किट्स देखे थे सेकेंड यूनिट में, जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी में, उसमें आपने रेजिस्टर्स तो यानी रेजिस्टर्स हैविंग रेजिस्टेंसेस ये देखे थे, सिंबल है रेजिस्टेंस का। लेकिन यहां उस रेजिस्टेंस के दोनों एंड्स के अक्रॉस ये जो चीज होती थी, ये बैटरी होती थी, सेल या बैटरी, जिससे आपको एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ ईएमएफ मिलता था, जिससे आपको फिक्स्ड अमाउंट ऑफ करंट मिलता था, डीसी करंट। बट यहां पर ये रेजिस्टेंस या रेजिस्टर जो है, जिसका रेजिस्टेंस आर है, ये एसी सर्किट में कनेक्टेड है। यानी ये जो आप देख रहे हैं, इससे जो ईएमएफ मिलने वाला है वो इंस्टेंटेनियस ईएमएफ है, जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है और डायरेक्शन भी रिवर्स होता रहता है पीरियोडिकली। और ये ईएमएफ हमें एसी जनरेटर से मिलता है। इस ईएमएफ को कनेक्ट करने के बाद इस रेजिस्टेंस में कितना करंट फ्लो करेगा वो हम आपको फाइंड आउट करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास एक रेजिस्टर है, हैविंग रेजिस्टेंस कैपिटल आर। ये इस रेजिस्टर का रेजिस्टेंस है एंड इट इज कनेक्टेड अक्रॉस एन ऑल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ ईएमएफ। सोर्स ऑफ ईएमएफ जो जनरेटर है वो ऑल्टरनेटिंग है। ऑल्टरनेटिंग वर्ड का मीनिंग आपको बहुत बार समझाया जा चुका है। एक बारी करंट ए से बी तक फ्लो करेगा हाफ साइकिल के लिए, हाफ टाइम इंटरवल के लिए, और फिर बी से ए से बी तक फ्लो करने के बाद फिर उसका डायरेक्शन बी से ए की तरफ होगा। तो ईएमएफ की सोर्स की पोलैरिटीज बार बार चेंज होती रहेंगी और वैल्यू भी उसकी बार बार चेंज होती रहेगी। ई उस ईएमएफ की इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, ई नॉट उसकी पीक वैल्यू है। ओमेगा आपको बताया था, ओमेगा की वैल्यू 2 पाई अपॉन कैपिटल टी होती है, और ये कैपिटल टी वो टाइम है जिसमें जनरेटर जो यहाँ कनेक्टेड है उसकी कॉइल एक पूरा रोटेशन कंप्लीट करती है। अब आपको ये फाइंड आउट करना है कि इस ईएमएफ के कनेक्ट करने पर इस सर्किट में कितना करंट फ्लो करता है। उस करंट के लिए हम एक फॉर्मूला आपको पहले पढ़ा चुके हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में। करंट इज इक्वल टू ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस, जहां हम उसको बोलते थे टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। बट क्योंकि यहां पर ये जो ईएमएफ है ये इंस्टेंटेनियस है, जो ईएमएफ इस समय रेजिस्टेंस के अक्रॉस लगाया गया है वो फिक्स वैल्यू का नहीं है, इसलिए ये जो करंट भी आएगा आई वो भी इंस्टेंटेनियस करंट होगा। जैसा ईएमएफ होता है वैसा ही करंट फ्लो करता है। तो हम लिखते हैं और I इज इक्वल टू, ई की वैल्यू यहां से आपके पास गिवन है, ये रही। क्या लिखेंगे हम, ई नॉट साइन ओमेगा टी
और डिनोमिनेटर में आर तो पहले से ही है। ये फॉर्मूला हमने सेकेंड यूनिट करंट इलेक्ट्रिसिटी में सीखा है ऑलरेडी। करंट इज इक्वल टू ईएमएफ ओवर रेजिस्टेंस। अब बस फर्क ये है कि ये ईएमएफ क्योंकि ई नॉट साइन ओमेगा टी है, यानी लगातार चेंज होने वाला, तो करंट की वैल्यू भी इंस्टेंटेनियस आएगी। और अगर आप सिर्फ इस पोर्शन को देखें तो आप इस पोर्शन को लिख सकते हैं आई नॉट। अगर ये ईएमएफ इंस्टेंटेनियस है तो करंट भी इंस्टेंटेनियस आएगा। अगर ये ईएमएफ पीक वैल्यू का ईएमएफ है तो उसे रेजिस्टेंस से डिवाइड करने पर पीक वैल्यू ऑफ करंट आएगा। आपको 4 प्रकार के करंट पढ़ा चुके हैं। आई इंस्टेंटेनियस एसी, यानी इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ एसी ऑल्टरनेटिंग करंट, जो वैल्यू कभी भी फिक्स नहीं होती, लगातार बदलती रहती है। पीक वैल्यू ऑफ एसी, जिन दो फिक्स लिमिट्स के बीच में वैल्यू चेंज होती है। मीन वैल्यू ऑफ एसी और वर्चुअल वैल्यू ऑफ एसी। अगर आप जैसे यहां लिखा है इंस्टेंटेनियस ईएमएफ को रेजिस्टेंस से डिवाइड करोगे इंस्टेंटेनियस करंट आएगा। पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ को यानी ई नॉट को रेजिस्टेंस से डिवाइड करोगे पीक वैल्यू ऑफ करंट आएगा। मीन वैल्यू ऑफ ईएमएफ को रेजिस्टेंस से डिवाइड करोगे मीन वैल्यू ऑफ करंट आएगा। और वर्चुअल वैल्यू ऑफ ईएमएफ को रेजिस्टेंस से डिवाइड करोगे तो वर्चुअल वैल्यू आएगा। जो भी ईएमएफ रेजिस्टेंस से डिवाइड किया जाएगा उसी टाइप का करंट आपको मिलेगा। तो यहां पर आपका पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ और रेजिस्टेंस डिवाइड बाय पीक वैल्यू ऑफ करंट आ गया, साइन ओमेगा टी। आज हम सिर्फ ये सीखेंगे इस लेक्चर में कि कोई भी रेजिस्टेंस, कोई भी कैपेसिटेंस, कोई भी इंडक्टेंस, आप ऐसा भी कह सकते हो कोई भी रेजिस्टर, कोई भी कैपेसिटर, कोई भी इंडक्टर, अगर ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ वाले का ऑल्टरनेटिंग करंट वाले सर्किट में कनेक्ट करते हैं तो उसमें ईएमएफ हम अप्लाई करते हैं, उसकी वजह से कितना करंट फाइंड या फ्लो करता है कहना चाहिए। और ये रिजल्ट्स आपको याद रखने हैं, क्योंकि इन रिजल्ट्स से आपको जो कंक्लूजन नेक्स्ट लेक्चर में बताया जाएगा वो तभी समझ में आएगा जब आपको ये रिजल्ट्स याद रहेंगे। तो पहला रिजल्ट आज के लिए याद रखना है कि जो ईएमएफ हमने अप्लाई किया वो ईएमएफ ये है। ये ईएमएफ हमने अप्लाई किया है E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी एक रेजिस्टेंस में। ये एक ऐसा सर्किट है जिसमें एक रेजिस्टर लगा है जिसकी रेजिस्टेंस है, और उसकी वजह से उस सर्किट या उस रेजिस्टेंस में फ्लो करने वाला करंट कितना आया है, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। और ये बहुत फर्स्ट है, बहुत इजी स्टेप है कि सिंपली आपने करंट फाइंड आउट करने के लिए जो ईएमएफ अप्लाई किया उसको रेजिस्टेंस से डिवाइड किया, जो फॉर्मूला आप पहले सीख चुके हो, और उस ईएमएफ की आपने ई की वैल्यू पुट की, और फिर ई की वैल्यू पुट करने के बाद ई नॉट अपॉन आर को आपने आई नॉट लिख दिया, जो जिसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिखाया गया। तो ये इस सर्किट या रेजिस्टेंस में फ्लो करने वाला करंट आया है जब ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ अप्लाई करते हैं। अब यही पूरा मेथड या कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे कैपेसिटर के लिए भी और इंडक्टर के लिए भी। तो चलते हैं कैपेसिटर की तरफ। यह आपके सामने सेकेंड पार्ट आ गया आज के पिक्चर का। हेडिंग जो है वो आपको दिखाई दे रही है, कैपेसिटर कनेक्टेड इन एसी सर्किट। और इस डायग्राम से आपको देखने पर साफ पता चल रहा है कि ये आपका एक जो ये सिंबल है ये एसी वोल्टेज प्रोवाइड करने का काम करता है, और वो एसी वोल्टेज या ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ जिसको हम बोलते हैं वो ये है। और ये ईएमएफ क्यों प्रोड्यूस होता है, जिस जनरेटर की वर्किंग में ये बात समझाई गई है। आपने अभी तक देखा इस
ईएमएफ से ही हमने पहले यहाँ रेजिस्टेंस कनेक्ट करा हुआ था, अभी जो जस्ट इससे पहले आपने आर्टिकल पढ़ा है। अब की बार हमने इसी ईएमएफ से कैपेसिटर को कनेक्ट कर दिया है, जिसकी कैपेसिटेंस ऊपर लिखी है C। कैपेसिटेंस क्या होता है ये हम फर्स्ट यूनिट में बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। अब आप इसके लिए कहेंगे कि कैपेसिटर अलोन इसलिए कि इसके अलावा और कुछ कनेक्टेड नहीं है। पिछले केस में रेजिस्टेंस अलोन था, रजिस्टर अलोन था, तो कैपेसिटेंस अलोन इज कनेक्टेड अक्रॉस एन अल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ ईएमएफ, और ईएमएफ की वैल्यू ये है जो नीचे यहां लिख दी गई है। अब कैपेसिटर जो होता है वो अपने ऊपर चार्ज स्टोर करवाता है। वो चार्ज जो कैपेसिटर स्टोर करवाएगा अपने ऊपर, उस चार्ज की वैल्यू होगी ये। फर्स्ट यूनिट में बच्चों को कैपेसिटर चैप्टर में ये फॉर्मूला पढ़ाया गया था। किसी भी कैपेसिटर पर Q जो चार्ज स्टोर होता था वो होता था C, उस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस, इंटू V, उस कैपेसिटर का वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन क्योंकि यहां पर बैटरी नहीं है, ऑल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ ईएमएफ है, इसलिए बस फॉर्मूले में जो चेंज आया है वो सिर्फ थोड़ा सा आया है। C के साथ जो वोल्टेज है उसकी जगह आपने ईएमएफ लिख दिया है। वोल्टेज ही ईएमएफ होता है इस केस में। तो बैटरी के केस में टर्मिनल वोल्टेज और ईएमएफ का फर्क आपको बताया गया था, लेकिन यहाँ पर जब आप कैपेसिटर को इस सोर्स ऑफ ईएमएफ से कनेक्ट करेंगे जो अल्टरनेटिंग है, तो आपके पास जो फॉर्मूला बनेगा वो Q इज इक्वल टू CE होगा। और ये Q इंस्टेंटेनियस चार्ज होगा इस कैपेसिटर पर, बिकॉज E जो है वो भी इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ है। इस ईएमएफ की वैल्यू फिक्स नहीं है, देख रहे हैं यहाँ E की वैल्यू फिक्स नहीं है। E नॉट साइन ओमेगा टी, हर स्मॉल t की वैल्यू अलग अलग रखने पर E की वैल्यू चेंज होती जाती है। तो और करके हम लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू C E नॉट साइन ओमेगा टी। ये हमने क्या किया है, इस E के प्लेस में यहां से E का वैल्यू E नॉट साइन ओमेगा टी पुट कर दिया। अब ये चार्ज Q इंस्टेंटेनियस चार्ज है, क्योंकि वैसे हमें करंट का फॉर्मूला जो पढ़ाया जाता है सेकेंड यूनिट में, वो फॉर्मूला I इज इक्वल टू Q बाई टी पढ़ाया जाता है। लेकिन ये तब जब चार्ज कांस्टेंट यानी फिक्स हो और टाइम भी। अगर चार्ज इंस्टेंटेनियस है तो ये फॉर्मूला I फाइंड आउट करने का Q बाई टी के बजाय dQ बाई dt बन जाता है। कोई भी इंस्टेंटेनियस चीज, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड आउट करनी हो dx बाई dt, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना हो dv बाई dt, तो इंस्टेंटेनियस करंट फाइंड आउट करना है dQ बाई dt। अब ये चार्ज इंस्टेंटेनियस है, आप देख रहे हो C नॉट फिक्स है, लेकिन साइन ओमेगा टी में जैसे जैसे स्मॉल t की वैल्यू बार बार चेंज होगी Q की वैल्यू भी चेंज होगी, इसलिए ये चार्ज कभी भी फिक्स नहीं रहेगा इस कैपेसिटर पर। इंस्टेंटेनियस चार्ज है तो हम करंट भी कौन सा फाइंड आउट करेंगे, इंस्टेंटेनियस। तो हम लिखेंगे इंस्टेंटेनियस करंट I इज इक्वल टू dQ बाय dt, और फिर नेक्स्ट लाइन में I इज इक्वल टू d बाय dt, और इस Q की प्लेस पर आप Q का वैल्यू पुट कर रहे हो यहां से C E नॉट साइन ओमेगा टी। तो आपने
सबसे पहले क्या फॉर्मूला लगाया, कैपेसिटर के ऊपर चार्ज कितना होगा, वो Q इज इक्वल टू CV के बजाय CE है, क्योंकि वोल्टेज V ना होके E है इंस्टेंटेनियस। उस E का वैल्यू पुट किया। अब ये चार्ज क्योंकि इंस्टेंटेनियस है तो करंट भी इंस्टेंटेनियस आएगा, यानी फिक्स वैल्यू का नहीं, बार बार चेंज होने वाला। और इंस्टेंटेनियस करंट निकालने के लिए आपने फॉर्मूला पुट किया dQ/dt, और Q का वैल्यू यहाँ से पुट कर दिया। अब आप डिफरेंशिएशन करेंगे, आपको सबसे पहले कॉन्स्टेंट्स को बाहर निकालना पड़ेगा। C और E0 कांस्टेंट है, आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा d/dt, ये डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ओमेगा टी। अब इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, वो फॉर्मूला आपको लिख कर दिखाते हैं यहाँ साइड में। d/dt ऑफ साइन ओमेगा टी, इसका फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा ओमेगा कॉस ओमेगा टी। इससे लिख देते हैं थोड़ा सा क्लियर, और लीजिए रेड पेन से लिख देते हैं। ये फॉर्मूला है d/dt ऑफ साइन ओमेगा टी। क्या है फॉर्मूला, ओमेगा कॉस ओमेगा टी। जहां जहां जो फॉर्मूले आते हैं वो हम वहीं पर याद कर लेते हैं। इससे पिछले टर्म पर आपको इंटीग्रेशन का भी फॉर्मूला, कॉस ओमेगा टी का इंटीग्रेशन, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन, वो याद करवाया गया था। अब हम आ जाए नेक्स्ट स्टेप पर। I इज इक्वल टू C0 d/dt ऑफ साइन ओमेगा टी को सॉल्व जब हम करेंगे तो हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं। कलर पेन चेंज कर दिया है इसीलिए कि नेक्स्ट स्टेप पता चल जाए कहाँ से कौन सी लाइन है। कंटिन्यूएशन में I इज इक्वल टू CE0 और d/dt ऑफ साइन ओमेगा टी के लिए आपको ओमेगा कॉस ओमेगा टी करना पड़ेगा। ये फॉर्मूला d/dt ऑफ साइन ओमेगा टी में ओमेगा कॉस ओमेगा टी यहाँ से आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम ऐसा लिख रहे हैं, I इज इक्वल टू E0 डिवाइडेड बाय 1/ωc। पहला चीज तो ये मैनिपुलेशन देखें, इस पर गौर फरमाएं जरा। ये जो E0 के साथ C और ओमेगा मल्टीप्लाई में है, हमने जानबूझकर E0 के साथ इसे मल्टीप्लाई से हटाकर डिवाइड में रेसिप्रोकल के साथ कर दिया। अब ये रेसिप्रोकल के साथ करने का कारण ये है कि हम मैनिपुलेशन ऐसा कर सकते हैं सिर्फ जिसमें वैल्यू अगर सॉल्व करें तो वापस उतनी ही बन जानी चाहिए। आप जबरदस्ती इसको सिर्फ डिनोमिनेटर में नहीं ले आ सकते, जब मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में नहीं ले आ सकते। लेकिन E0 के ऊपर 1/ωc करेंगे तो मल्टीप्लाई डिवाइड होने के बाद भी मल्टीप्लाई में आ जाएगा वो। और इसके पीछे एक रीजन है बहुत इंपॉर्टेंट, वो अभी आपको बताया जाता है। अब ये C और ओमेगा तो गायब हो गया, E0 यहाँ पर है। इस कॉस ओमेगा टी को फिलहाल मैं ऐसे ही रहने दे रहा हूँ, इसको नेक्स्ट स्टेप में चेंज करके दिखाता हूँ। नेक्स्ट स्टेप में ऐसा लिख रहा हूँ मैं, I इज इक्वल टू E0 अपॉन 1/ωc। थोड़ा सा हमने वैसे फ्रैक्शन को, नीचे वाले फ्रैक्शन को ऐसा लिख दिया है, और इसको आप लिखेंगे साइन π/2 प्लस ओमेगा टी। π/2 का मतलब 90 होता है, और ये फॉर्मूला आपको याद रखना है एक और, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है। साइन 90, जो फॉर्मूले जहां आएंगे वहीं पर हम करेंगे। वैसे साइन 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला भी होता है एक, लेकिन यहाँ साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है, जिसमें 90 की जगह π/2 लिखा गया है, क्योंकि 90 डिग्रीज होता है, डिग्री में 90, लेकिन रेडियन में π/2 होती है वैल्यू। पाई मतलब 180
और पाई बाय 2 मतलब 90, और प्लस के आगे जो ओमेगा टी है उसकी जगह यहाँ पर थीटा है, या ये कहें यहाँ पर जो थीटा है वो यहाँ ओमेगा टी है। तो क्योंकि साइन 90 प्लस थीटा, जिसे हम यहाँ साइन पाई बाय 2 प्लस ओमेगा टी बोल रहे हैं, उसकी वैल्यू कॉस ओमेगा टी यानी कॉस थीटा होती है, तो हमने कॉस ओमेगा टी को रिवर्स करके ऐसे लिख दिया। और अब आप इसको लिख सकते हैं ऐसा भी, ई नॉट अपॉन 1 बाय ओमेगा सी साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। ओमेगा टी पाई बाय 2 प्लस ओमेगा टी लिखें या ओमेगा 2 प्लस पाई बाय टी लिखें, बात एक ही है, लेकिन हमने इसे रिवर्स करके लिखा है जानबूझकर। वो जानबूझकर लिखने का कारण आपको पता चलेगा एक ही साथ। अभी से फिलहाल सिर्फ ये देखना है कि हम क्या कर रहे हैं, ऐसा क्यों किया जा रहा है, इसके लिए आपको नेक्स्ट लेक्चर तक वेट करना पड़ेगा। इस लेक्चर में सिर्फ बिल्डिंग ब्लॉक्स आपको बताए जा रहे हैं कि क्या क्या किया जा रहा है। नेक्स्ट लेक्चर में वो सारा सस्पेंस खुलेगा कि ये सब किया क्यों था, क्या क्या किया जा रहा है, वो मैं आपको फिर से याद दिला दूं। आपने अभी इससे पिछले आर्टिकल में रेजिस्टर यानी वो चीज जिसमें रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टर को कनेक्ट किया ऑल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ ईएमएफ से, जनरेटर से मिलने वाले वोल्टेज, और उस ईएमएफ की वजह से उस सर्किट में फ्लो करने वाला करंट फाइंड आउट किया। ईएमएफ आपने ये लगाया, ये आप खुद ही लगा रहे हो, और उसकी वजह से करंट इस इक्वेशन या इस फॉर्मूले की हेल्प से आपने फाइंड आउट किया। वही काम आप यहां पर भी कर रहे हो, बस फर्क क्या है, वहां पर रेजिस्टर कनेक्ट किया था जिसकी रेजिस्टेंस थी, यहां पर आपने कैपेसिटर कनेक्ट किया है जिसकी कैपेसिटेंस है, और ईएमएफ आपने वही लगाया है, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी वाला जो आपने पिछले केस में लगाया, और उसकी वजह से इस कैपेसिटर पर जो चार्ज आया वो पता लग गया फॉर्मूले से, और उसका डिफरेंशिएशन करके इंस्टेंटेनियस करंट पता लगाया जा रहा है। यानी काम वही है कि कैपेसिटर हो, रेजिस्टर हो, उस सर्किट में फ्लो करने वाला करंट फाइंड आउट करना। तो करंट ये एक मेन चीज हम कर रहे हैं, और उसके लिए जो भी यहाँ पर मैथमेटिकल जोड़ तोड़ जिसको मैनिपुलेशन कहते हैं वो किया जा रहा है, वो आप देख रहे हो क्या क्या किया जा रहा है। अब ये स्टेप के बाद सिर्फ इतनी क्वांटिटी के लिए आपको एक चीज ध्यान रखनी है, इस क्वांटिटी को अलग से मैं लिख कर दिखाता हूं। ये क्वांटिटी क्या है, 1 अपॉन ओमेगा सी, जिसमें 1 अपॉन ओमेगा के लिए फॉर्मूला बताया गया था बच्चों को 2 पाई बाय कैपिटल टी, और सी यहां से पता चलता है Q इज इक्वल टू सी भी कर लें या Q इज इक्वल टू सी कर लें, ये ईएमएफ और वोल्टेज एक ही बात होती है, वोल्ट में ही नापा जाता है। तो आप C की जगह Q बाई V करें या E करें, यूनिट तो सेम ही होगा, बस V तब लिखते हैं जब कांस्टेंट वोल्टेज होता है, और E तब लिखते हैं जब ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज। अब इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिखा जा सकता है, ये V हमने ऊपर ट्रांसफर कर दिया, यहाँ 2 पाई रहने दिया, और ये Q बाई टी हो गया। देखें क्या किया हमने, 1 बाय ओमेगा सी, 1 तो ऐसे ही रहने दिया, ओमेगा के फॉर्मूला 2 पाई बाय कैपिटल टी, सी का फॉर्मूला Q बाई V, इसमें से सिर्फ V को न्यूमरेटर में लेकर गए हैं, 2 पाई Q और T वैसे का वैसे ही है, Q अपॉन T चार्ज अपॉन टाइम करंट होता है, तो आपके पास V अपॉन 2 पाई एज इट इज, और Q बाई टी की जगह आप लिख दिया करंट। अब अगर आप यूनिट्स की बात करें तो V वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस, इसका यूनिट होता है वोल्ट,
और 2 पाई का तो कोई यूनिट नहीं होता है, तो मैथमेटिकल नंबर है। आई जो करंट है उसका यूनिट होता है एम्पेयर, और वोल्ट पर एम्पेयर को कहते हैं ओम, जो कि रेजिस्टेंस का यूनिट होता है। कैसे पता चला? इस फॉर्मूले से, V इज इक्वल टू आई आर। इस फॉर्मूले से R का वैल्यू क्या निकला? V अपॉन आई। V वोल्टेज, I एम्पेयर, वोल्टेज अपॉन एम्पेयर ही तो रेजिस्टेंस यानी ओम होता है। तो 1/ωc को अलग से सॉल्व करने पर आपने उनके वैल्यूज और यूनिट रखे तो ओम आया, यानी 1/ωc इस सर्किट में वही काम कर रहा है जो ओम कर सकता है। ओम यानी रेजिस्टेंस। तो आपको यहां पर ये सब मैंने, जिससे कि आपको ये बात प्रूव हो जाए, इसलिए यहां साइड में करके दिखाया है। ये आपको क्वेश्चन अगर आ जाए तो करके दिखाना नहीं है, आपको बस इतना लिखना है, द क्वांटिटी 1/ωc plays the same role as resistance does in a resistor। इस सर्किट में 1/ωc वही काम कर रहा है जो रेजिस्टेंस का है, क्योंकि इसकी यूनिट जो है वो सब रेजिस्टेंस के जैसी आ गई। जिस चीज की यूनिट रेजिस्टेंस के जैसी आ गई वो रेजिस्टेंस का ही काम करेगा। बस यहां इस क्वांटिटी को 1/ωc को रेजिस्टेंस कहते नहीं है, इस क्वांटिटी को ये कहते हैं। हमने क्या किया है, ई नॉट एज इट इज 1/ωc की जगह ये सिंबल लगाया है जिसमें कैपिटल एक्स है और सबस्क्रिप्ट में सी है, और बाकी आगे का एज इट इज है साइन ओमेगा टी प्लस वाई बाई टू, साइन ओमेगा टी प्लस वाई बाई टू। यहां लिख रहा हूं मैं वेयर एक्स और सी लिखा है, ये 1/ωc की जगह करा है हमने, और इस एक्स सी को कैपेसिटिव, CAPACITIV, कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं। ये एक नया टर्म आपके लिए इंट्रोड्यूस हुआ है। सिंबल XC है, वैल्यू 1/ωc है, काम रेजिस्टेंस का, ध्यान रहे, यानी वही काम है जो रेजिस्टेंस करता है। नाम है क्या? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। नोटेशन क्या है? X, कैपिटल X, सबस्क्रिप्ट में C, नीचे लिखना है इसके साथ मल्टीप्लाई में नहीं। तो एक नया टर्म आपके पास आ गया, व्हाट इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस? द क्वांटिटी which plays the same role as resistance does in this circuit। कैपेसिटर वाले सर्किट में वो चीज जो रेजिस्टेंस का काम करती है, क्योंकि उसकी यूनिट ओम आ गई है, और 1/ωc उसका वैल्यू है, XC उसका सिंबल है, नाम है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अब नेक्स्ट जो चीज है उसके लिए हमें थोड़ी सी स्पेस क्लियर करनी होगी। वो स्पेस में ये वाली क्लियर कर देता हूं। इन फॉर्मूलों की आपके पास जरूरत पूरी हो गई है, किसी को दोबारा देखना होता है तो रिवाइंड कर सकते हैं, यहाँ तो फैसिलिटी है। कैसे आया था ये सब, ये अगर देखना चाहते हैं तो पीछे जाकर देख सकते हैं। लाइव में थोड़ा मुश्किल होता है, एक बार हटा दिया तो फिर गायब हो गया मामला। अब हम यहां से शुरू कर रहे हैं। ये जो हमने यहां तक लाइन किया है,
इसके लिए हम क्या लिखेंगे, ये 1/ωc। तो अब इसकी नेक्स्ट लाइन में क्या आएगा हमारे पास, आई तो ऐसे ही रहेगा, इंस्टेंटेनियस वैल्यू। ये जो चीज आप देख रहे हो, मैंने बताया अभी अभी कि ई नॉट ईएमएफ है पीक वैल्यू का, और नीचे एक्स सी क्या चीज है, जो रेजिस्टेंस का काम करता है। और ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस अभी अभी आपको बताया था, ये रहा देखो, ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस को हम करंट बोल सकते हैं, लेकिन ईएमएफ पीक वैल्यू वाला है, उसको रेजिस्टेंस से डिवाइड करें तो पीक वैल्यू ऑफ करंट आता है, आगे जो है सो है। तो इसी लॉ को हम यहां पर अप्लाई करें, ये देखिए पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ है, और उसके नीचे जो चीज है एक्सी वो रेजिस्टेंस का काम करती है, तो इसको क्या बोल सकते हैं हम, आई नॉट, और आगे साइन ब्रैकेट में क्या आएगा, प्लस π/2। कोई एक्सी का यूनिट पूछेगा तो आपको ओम ही बताना है, एक्सी का वैल्यू 1/ωc है, यूनिट तो ओम ही है, इसका भी हमने चेक किया है, तभी तो इसको वो बोला कि भाई ये वही काम करता है जो रेजिस्टेंस करता है, और इसी वजह से ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस मान के इसको यहां पर करंट लिख दिया है, पीक वैल्यू ऑफ करंट। तो अब आपने वही काम किया है जो रेजिस्टेंस लगा के किया था, कैपेसिटेंस लगाने पर क्या काम किया है कि उसमें आपने ये ईएमएफ लगाया जो ये लिखा है, और उस ईएमएफ की वजह से इस सर्किट में कितना करंट आपने फाइंड आउट किया है वो आपके पास आ चुका है। आपको ये वैल्यूज जो दे करंट की आई हैं ये याद रखनी है। कैपेसिटर अकेला लगने पर करंट आ रहा है I = I0 sin ωt प्लस π/2, π/2 मतलब 90 डिग्री, और रेजिस्टेंस अलोन जब लगाया गया था तो ईएमएफ तो वही था, E = E0 sin ωt जो कैपेसिटेंस में था, लेकिन करंट I0 sin ωt आया था सिर्फ, इसमें कुछ π/2 वगैरह ऐसी कोई चीज नहीं थी। तो डिफरेंस आपको याद रखना है कि किस केस में कितना करंट आया था वही ईएमएफ अप्लाई करने पर। तो रेजिस्टेंस अलोन वाले केस में यही ईएमएफ E0 sin ωt, E = E0 sin ωt अप्लाई करने पर I = I0 sin ωt करंट आया था, और कैपेसिटर वाले केस में उतना ही ईएमएफ E = E0 sin ωt अप्लाई करने पर I = I0 sin ωt प्लस π/2 ये करंट आया है। एक बार रिकॉल कराएं तो रिकॉल कराने पर याद आ जाना चाहिए। और इसमें ये एक एक्स्ट्रा बात याद रखनी है कि ये जो 1/ωc है ये क्वांटिटी यहीं से शुरू हो गया, ये देखिए, ये अलग से सॉल्व करने पर ऐसा पता चला कि ये वही इफेक्ट पैदा करती है इस सर्किट में जो रेजिस्टेंस करता है, क्योंकि इसकी यूनिट रेजिस्टेंस जैसी आ रही है, यूनिट डायमेंशन जो भी निकालोगे रेजिस्टेंस की आएगी। उसका नाम इन्होंने रेजिस्टेंस ना रख के कैपेसिटिव रिएक्टेंस रखा है, सिंबल X और सब्सक्रिप्ट में C। तो ये आपका करंट का फॉर्मूला या करंट की इक्वेशन आ गई, कहना चाहिए व्हेन कैपेसिटर अलोन इज कनेक्टेड अक्रॉस एन अल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ ईएमएफ। अब हम थर्ड और आखिरी अपने आज के टॉपिक पर चलते हैं, जिसमें कैपेसिटर के प्लेस पर इंडक्टर लगाया गया। तो दिखाते हैं आपको नेक्स्ट केस। तो ये आपके सामने थर्ड केस आ गया है, यानी थर्ड आज का और लास्ट पार्ट। इसमें आप देख रहे हैं इंडक्टर कनेक्टेड इन एसी सर्किट। इंडक्टर क्या होता है, ये जो आप देख रहे हो L, ये ऐसी कोई भी कॉइल होती है,
इसे इंडक्टर क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब भी इस कॉइल में करंट इंक्रीज या डिक्रीज होता है, इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है जो अपने कॉज को अपोज करता है, और इस फिनोमिनॉन को सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं। ये बात आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पढ़ाई गई थी कि कोई भी जो कॉइल होती है, उस कॉइल में अगर करंट इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे हम, आप इसमें करंट फ्लो कराएं और वो करंट इंक्रीज डिक्रीज होगा, तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज डिक्रीज होती है, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज डिक्रीज होता है या चेंज होता है, और मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। इस प्रोसेस को सेल्फ इंडक्शन कहते हैं, और इस सेल्फ इंडक्शन प्रोसेस देने वाली इस कॉइल को इसीलिए इंडक्टर कहते हैं, और L उसका कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन होता है या इंडक्टेंस बोलते हैं। तो अब आपकी ये जो कॉइल दिख रही है L, ये एक इंडक्टर है, और L, ये जो वैल्यू लिखी है L, ये इसका सेल्फ इंडक्टेंस है। और ये सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला भी बच्चों को याद दिला दें, L इज इक्वल टू E अपॉन DI बाई DT, और माइनस में लगाया जाता है ये फॉर्मूला, क्योंकि सेल्फ इंडक्टेंस जो है वो अपनी कॉज को अपोज करता है। ठीक है जी बात। तो अब आपके पास एक कॉइल है जिसको इंडक्टर बोलते हैं, उसका सेल्फ इंडक्टेंस L है, और उस कॉइल को ऑल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ ईएमएफ से कनेक्ट किया गया है, जो ईएमएफ आपका E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी होता है। यही ईएमएफ आपने रेजिस्टेंस को भी दिया था, यही ईएमएफ आपने कैपेसिटेंस को दिया था, यही ईएमएफ अब आप किसको दे रहे हैं? इंडक्टेंस को, यानी इंडक्टर को। अब इस इंडक्टर में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ सेटअप होता है, वो सेटअप होता है माइनस L DI बाई DT। ये हमने सेल्फ इंडक्टेंस वाले टॉपिक में पढ़ा था, और यहीं से आया है। देखिए DI बाई DT को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ सेटअप हुआ वो आपको मिल गया। तो इसे यहां से हटा देते हैं। जिन बच्चों को याद नहीं है वो सेल्फ इंडक्टेंस का लेक्चर एक बार रिवाइज कर लें। इस ईएमएफ को अप्लाई करने से, ये ईएमएफ हमने अप्लाई किया है इस कॉइल में, तो इस कॉइल में अपना खुद का ईएमएफ जो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है वो माइनस L DI बाई DT है। टोटल ईएमएफ सर्किट का हम निकालेंगे E प्लस ब्रैकेट में माइनस L DI बाई DT इज इक्वल टू 0। टोटल ईएमएफ में ये E जो दिख रहा है आपको, ये ईएमएफ हमने अप्लाई किया है, और माइनस L DI बाई DT ईएमएफ कॉइल के अंदर खुद से प्रोड्यूस हुआ है, इंड्यूस हुआ है कहना चाहिए। दोनों का जो टोटल है वो 0 आ रहा है। बच्चों को ये बताना है कि ये टोटल 0 क्यों है। यही आपका आज का टास्क है। अब इसको जब सॉल्व करते हैं तो आप ऐसा लिखते हैं E इज इक्वल टू L DI बाई DT। इस पूरी टर्म को राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर दिया तो साइन इसका चेंज हो गया, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस हो गया। ध्यान रहे ये वो ईएमएफ है जो हम अप्लाई कर रहे हैं, E इंस्टेंटेनियस ईएमएफ, और माइनस L DI बाई DT इस इंडक्टर में
खुद से जो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है सेल्फ इंडक्शन की वजह से, वो दोनों का सम 0 आएगा। आपको ये बताना है 0 क्यों है। रीजन लिखा नहीं है बुक में, वो ऐसा मानते हैं ये रीजन पहले पढ़ा है तो अंडरस्टूड होगा, लेकिन ऐसा है नहीं, कई बार अंडरस्टूड नहीं होता है। जो बच्चे ट्राई करके करेंगे और अगर फाइंड आउट नहीं कर पाए तो मुझे बताएंगे, मैं उनको एक्सप्लेन कर दूंगा, ओरल एक्सप्लेनेशन है सिंपल। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। डी इज इक्वल टू ई बाय एल और साथ में डी टी। ये डी टी और ई इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, एल को डिनोमिनेटर में ले गए हैं, सिर्फ डी आई को एक तरफ ऐसे रहने दिया है। और फिर हम नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे डी आई इज इक्वल टू ई का वैल्यू यहाँ से पहले ही हमें पता है, ई नॉट साइन ओमेगा टी, साथ में डी टी डिवाइडेड बाय एल। ये जो आपके पास आ गया है ये इंस्टेंटेनियस करंट आ चुका है डी आई। अब आपको आई फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है वो भी दिखाते हैं। यहां लिखेंगे, जिससे पहले एक लाइन भी खींच ही लेते हैं, चले, जिससे थोड़ा सा सेपरेशन हो जाए सही से। तो यहां पर हम लिख रहे हैं आपने क्या किया है, डी आई से आई फाइंड आउट करने के लिए उसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, क्योंकि डी आई का इंटीग्रेशन आई होगा, तो इसलिए आपने दूसरी तरफ भी इंटीग्रेशन किया है, यानी इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। इक्वेशन में एक ही ऑपरेशन दोनों साइड करना पड़ता है। और हम डी आई का इंटीग्रेशन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पिछले सारे आर्टिकल्स की तरह आपको इस सर्किट में फ्लो करने वाला करंट ही फाइंड आउट करना है। और आपको गिवन क्या है, ईएमएफ, यानी रेजिस्टर अलोन लगा के, कैपेसिटर अलोन लगा के और इंडक्टर अलोन लगा के ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ सप्लाई करने पर कितना करंट फ्लो करता है, वही हमें फाइंड आउट करना है। खैर अब हम फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। राइट हैंड साइड में ई नॉट अपॉन एल कांस्टेंट होने की वजह से इंटीग्रेशन साइन से हटा दिए जाएंगे, बाहर कर दिए जाएंगे, और इंटीग्रेशन करना होगा सिर्फ साइन ओमेगा टी डी टी का। अब आपको याद रखना है, यहां पर फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं कलर चेंज करके, जिससे याद रहे, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी डी टी, याद रखना है, माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। इंटीग्रेशन साइन ओमेगा टी डी टी, इसका ये फॉर्मूला है। जो फॉर्मूला जहां यूज होता है वहीं पर हम कर लेते हैं। तो आपके पास नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा वो भी दिखाते हैं। आई इज इक्वल टू ई नॉट डिवाइडेड बाई एल। एल इस कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस है, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, और ब्रैकेट में माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। और फिर नेक्स्ट लाइन में गौर से देखें, मैं ये लाइन एक और ड्रॉ कर देता हूं, जिससे
एक्सप्लेनेशन में दिक्कत ना हो, यहाँ तक, और फिर एक यहाँ तक। ठीक है जी, तो अब स्टार्ट करते हैं। ये जो एक्सप्रेशन है वो यहाँ पर लिखा है I इज इक्वल टू ई नॉट, और इस ओमेगा को आप ब्रैकेट से बाहर लिख सकते हैं। तो ये ओमेगा ब्रैकेट से बाहर आने पर L के साथ मल्टीप्लाई में आ गया है। ब्रैकेट के अंदर माइनस एज इट इज रहने देते हैं, कॉस ओमेगा टी को साइन पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी लिखेंगे अब की बार। और ये फॉर्मूला कहां से आया वो भी मैं साइड में लिख रहा हूं। साइन 90 माइनस थीटा भी कॉस थीटा ही होता है। लास्ट अभी जो आर्टिकल था कैपेसिटर वाला, उसमें साइन 90 प्लस थीटा हमने कॉस थीटा लिखा था, लेकिन साइन 90 माइनस थीटा भी कॉस थीटा ही होता है। बस वहां पर प्लस इसलिए लिखा था क्योंकि यहाँ जैसे यहाँ माइनस साइन पहले से है, वहां पर ऐसा साइन नहीं था, और प्लस वालों को इंटरचेंज किया जा सकता है। यहाँ पर हमने माइनस साइन इसलिए लिखा है, तो 90 की जगह पाई बाय 2 है, थीटा की जगह ओमेगा टी है, तो इस माइनस कॉस ओमेगा टी में माइनस को छोड़कर हमने कॉस ओमेगा टी को साइन पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी लिखा, और ये माइनस साइन इस ब्रैकेट में अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो आपके पास नेक्स्ट लाइन आएगी I इज इक्वल टू ई नॉट डिवाइडेड बाई ओमेगा L, और ब्रैकेट के अंदर आपका आएगा साइन ओमेगा टी प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस की मल्टीप्लाई होगी, और पाई बाय 2 माइनस हो जाएगा। तो जिससे हम बाहर वाला माइनस साइन एडजस्ट हो सके, इसलिए हमने पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी किया है। पिछले केस में बाहर कोई माइनस साइन नहीं था, इसलिए हमने प्लस ही रखने दिया। ये इसका मेन एक्सप्लेनेशन है कि जब दोनों साइन 90 माइनस थीटा भी कॉस थीटा होता है और साइन 90 प्लस थीटा भी कॉस थीटा होता है, तो पिछले में हमने प्लस और यहाँ माइनस क्यों लिया है, ये बाहर के माइनस साइन को एडजस्ट करने के लिए। अब ये जो क्वांटिटी आप देख रहे हैं ओमेगा एल, ये जो ओमेगा एल है, ये क्वांटिटी को भी आप सॉल्व करेंगे, अगर जैसे मैंने 1 बाय ओमेगा सी को सॉल्व किया था, ओमेगा का वैल्यू रख के एल का वैल्यू रख के, तो इसका भी यूनिट ओम ही आएगा। ये आपको खुद से करके देखना एक बार। अगर नहीं कर पाएंगे तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में या फोन पर एक्सप्लेन कर दूंगा, बहुत आसान है। लेकिन एक बार खुद से ट्राई करेंगे कि ओमेगा का वैल्यू रखें, एल का वैल्यू रखें, जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल करें, ऊपर नीचे ले जाएं, तो फाइनली जो है वो जो चीज़ें बचेंगी उसका यूनिट ओम आएगा। अब ओम आ रहा है तो यानी ओमेगा एल भी वही काम कर रहा है इस सर्किट में, जो 1 बाय ओमेगा सी कर रहा था पिछले सर्किट में, और आर कर रहा था रेजिस्टेंस वाले सर्किट में। बस फर्क यह है कि इस ओमेगा एल को एक्स एल से डिनोट करते हैं, और इस एक्स एल को, जिसकी वैल्यू ओमेगा एल है, इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं। कैपेसिटिव के बजाय इंडक्टिव आ गया है, रिएक्टेंस वैसा का वैसे ही है, यूनिट ओम है ही, सिंबल एक्सएल है, वैल्यू ओमेगा एल है, काम रेजिस्टेंस का है।
तो दिस क्वांटिटी इन दिस सर्किट प्लेज द सेम रोल एज रेजिस्टेंस डज इन रजिस्टर सर्किट। नाम है इंडक्टिव रिएक्टेंस, सिंबल ये है, यूनिट ये है। तो अब आप इतनी क्वांटिटी को फिर से लिख सकते हैं क्या, आई एज इट इज, इसको लिख सकते हैं आई नॉट, और आगे लिखेंगे साइन ब्रैकेट में ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। क्यों लिखा है ऐसा, क्योंकि ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस, यहां ओमेगा एल की जगह आप एक्सएल लिखेंगे पहले, यानी एक स्टेप ये भी लिख सकते हैं ओमेगा एल अपॉन, या ई नॉट अपॉन ओमेगा एल की जगह क्या लिखेंगे, ई नॉट अपॉन एक्सएल, और एक्सएल का काम वही है जो रेजिस्टेंस का है। तो ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस की वजह से यहाँ पर करंट लिख सकते हैं। पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ है तो पीक वैल्यू ऑफ करंट। तो अब आपने दो नई टर्म्स भी सीखी हैं, यानी कैपेसिटर वाले सर्किट में जो काम रेजिस्टेंस का होता है वो चीज कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहलाती है, और इंडक्टर वाले सर्किट में जो काम रेजिस्टेंस का होता है वो चीज इंडक्टिव रिएक्टेंस कहलाती है। यूनिट ओम ही है, वैल्यू एक्स ई का 1 बाय ओमेगा सी था, एक्स एल का ओमेगा एल है, याद रखना है, ये वैल्यूज बहुत काम आएंगे। और काम इसमें भी आपने वही किया है कि इंडक्टर अलोन कनेक्टेड है अल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ ईएमएफ से, जो ईएमएफ आप सेम लगा रहे थे सब में, रेजिस्टेंस में भी, कैपेसिटेंस में भी और इंडक्टेंस में भी। लेकिन उस ईएमएफ को अप्लाई करने से तीनों केसेस में सेम ईएमएफ लगाने पर भी करंट डिफरेंट आया है। याद दिला देते हैं, देखें 1 बाय 1, ये आपका रेजिस्टेंस का केस है, वही ईएमएफ अप्लाई करने पर आपका करंट आया ये आई नॉट साइन ओमेगा टी। सेकेंड, वही ईएमएफ अप्लाई करने पर आपका करंट आया आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। और थर्ड केस, वही ईएमएफ अप्लाई करने पर इंडक्टर वाले केस में आपका करंट आया आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। ये तीन वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस और ये डेरिवेशंस। ये आपका एक बिल्डिंग ब्लॉक जो मैंने बताया आज क्या किया है वो इम्पॉर्टेंट है, और ये सब किया क्यों गया है उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा नेक्स्ट लेक्चर। लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में उसी को समझ में आएगा जिसको ये सारी कहानी पता होगी। आज के लिए टास्क है आपका, एक तो ये पता लगाना है कि ये टोटल ईएमएफ इस सर्किट में पर्टिकुलर में जीरो क्यों हुआ है। कैपेसिटर में कोई ईएमएफ डेवलप नहीं होता था, सिर्फ हम लगाते थे। रेजिस्टेंस में भी, इंडक्टर में एक ईएमएफ हम लगा रहे हैं जो ई है, और ये दूसरा माइनस एल डी आई बाई डी टी इसके अंदर इंडक्टर के अंदर खुद से इंड्यूस हो रहा है। इंडक्टर की क्वालिटी है, कैपेसिटर में ईएमएफ इंड्यूस नहीं होता, रेजिस्टेंस में भी नहीं होता, इंडक्टर में इंड्यूस हो रहा है ईएमएफ। तो ये ईएमएफ हमने अप्लाई किया है जिसकी वैल्यू ई नॉट साइन ओमेगा टी है, माइनस एल डी आई बाई डी टी उसके अंदर इंड्यूस होने वाला ईएमएफ है, दोनों का टोटल जीरो है। क्यों? उसी के बाद ये ईएमएफ से सॉल्व किया गया है और करंट फाइंड आउट किया गया। और दूसरा टास्क आपका ये है कि आपको एक बार चेक करना है ओमेगा और एल की वैल्यू रख के सॉल्व करके फाइनल आंसर ओम यानी रेजिस्टेंस की यूनिट के बराबर आता है या नहीं। तो अब आज का प्रोग्राम आपका यहीं पर फिनिश होता है, कंप्लीट होता है। बाकी नेक्स्ट पार्ट के लिए हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।